हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कोल एंड पेट्रोलियम हमारा यहाँ पर चैप्टर चल रहा है, तो उसी के ऊपर आज के सेशन में भी हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट कहाँ से किया था? रिसोर्सेज से किया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो लास्ट सेशन में पढ़ा था उसका। ठीक है, तो रिसोर्स क्या है आपका? चलिए बताइए मुझे, रिसोर्स क्या होता है? चलिए, तो मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा रिसोर्सेज के बारे में बताइए, कोई संसाधन क्या होते हैं, कौन बताएगा? रिसोर्सेज हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे, जो भी चीज आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, जो भी कोई आपकी आवश्यकता है और उसको पूर्ण करने के लिए आप जिस भी सामान का यूज कर रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज यानी संसाधन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना? जैसे आपने बोला मुझे भूख लगी तो मैंने भोजन ग्रहण किया, खाना खाया, तो खाना संसाधन है। ठीक है, आपने कोई फल खा लिया, वो फल संसाधन हो गया। हमें सांस लेनी है, और सांस लेने के लिए हम आप वायु का प्रयोग करते हैं, जनरली आप ऐसा बोलते हो। उसमें अलग अलग गैस है जिनमें आप ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि हम सांस लेने में वायु का प्रयोग कर रहे हैं, तो वायु आपका क्या हो जाएगी? संसाधन हो जाएगी। प्यास लगती है, प्यास लगने के लिए हम जल का या पानी का उपयोग करते हैं, तो वो संसाधन है। हमें बहुत सारे कामों को करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस भी चीज का हम उपयोग कर रहे हैं वो सब संसाधन की श्रेणी में आएगा, यानी संसाधन आपका कहलाएगा। ठीक है ना? देन आपने बोला कुछ संसाधन ऐसे हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है ना? और कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनको हमारे द्वारा बनाया जाता है, यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो डायरेक्ट आप एनवायरनमेंट से, नेचर से एज इट इज ले रहे हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको कि हम बना रहे हैं। तो जो प्रकृति से हमें संसाधन मिल रहे हैं उनको कहा जाएगा प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स। ओके, और जिनको बनाया जाएगा मनुष्य के द्वारा तो उनको मानव निर्मित कृत्रिम संसाधन कहा जाएगा। ओके, और मैन मेड रिसोर्सेज भी उनको कहते हैं। सो इन आवर एवरीडे लाइफ we use a large number of materials for our basic needs. Okay, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, दैनिक जो हमारी जीवन है, उसमें हम बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं का या पदार्थों का उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। Some of these material are found in nature whereas other are man-made. Okay, कुछ प्रकृति में मिलते हैं, पाए जाते हैं, वहां से हम उनको प्राप्त करते हैं, और कुछ मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। Air, water, soil, sunlight, coal, petroleum, natural gas and minerals are obtained from nature, so they are called natural resources. Air यानी कि वायु, water यानी कि जल, soil मिट्टी हो गया, sunlight सूर्य का प्रकाश, coal पेट्रोलियम और natural gas, ये सारा आपका प्रकृति से मिलता है। खनिज हो गए ये भी, तो इनको कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। ओके, On the other hand, plastics, synthetic fibers, paints, drugs, explosives, etc. are man-made materials, or we can say man-made resources. Okay? क्या कहा गया? दूसरी तरफ आपका प्लास्टिक हो गया, संश्लेषित रेशे जो होते हैं, पेंट हो गए आपके, ड्रग यानी कि औषधि हो गई, आपके आगे लगी हुई स्क्रीन है, आपके क्लासरूम में माइक होगा, मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा, ये सारे मैन मेड रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज ही, संसाधन ही है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है? मैन मेड रिसोर्सेज या कृत्रिम संसाधन इनको कहा जाएगा। ओके, देन आपने बोला रिसोर्सेज को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया, एक नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा मैन मेड रिसोर्सेज। तो हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज यानी संसाधनों को आप दो तरह से वर्गीकृत करेंगे, एक आपके प्राकृतिक संसाधन आएंगे, एक कृत्रिम संसाधन आएंगे। ठीक है ना? प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति प्रदान करती है आपको। ठीक है, प्रकृति से हमें मिल रहे हैं, हम प्रकृति हमें प्रोवाइड करा रही है, हम ऐसे बोल सकते हैं, तो उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाएगा। देन हमने बोला नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होंगे, एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा होंगे आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना?
इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी खत्म नहीं होंगे ऐसे प्राकृतिक संसाधन। देखो दोनों टाइप के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपको प्रकृति से ही मिलेंगे, लेकिन प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों में भी दो कैटेगरीज बनेंगे, एक जो कभी समाप्त नहीं होंगे और एक जो समाप्त हो जाएंगे। तो समाप्त कौन से नहीं होंगे? जिनका असीमित और अथाह भंडार होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में जो उपलब्ध है। और जिनकी सीमित मात्रा है उनको कहा जाएगा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जिनकी सीमित मात्रा है तो वो कभी ना कभी खत्म होगी। तो दोनों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जिनको आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। अक्षय अ और अक्षय जो आपका आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो कभी समाप्त नहीं होते। अ का मतलब नहीं होता है, क्षय का मतलब समाप्त होना। तो जो कभी समाप्त नहीं होंगे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे प्राकृतिक संसाधन। तो समाप्त कौन कौन से नहीं होंगे? सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा, वायु समाप्त नहीं होगी, जल की बात आप लोग करते हो, है ना। So these resources are abundant in nature and are unlikely to be exhausted as a result of human activities. क्या कहा जा रहा है? ऐसे रिसोर्सेज, ये जो संसाधन होते हैं, आर अबंडेंट इन नेचर, ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इनकी उपलब्धता है बहुत ज्यादा है। अनलाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, कभी समाप्त नहीं होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, है ना, कि मानव की, मनुष्य जो भी गतिविधि कर रहा है बेसिकली उसका जो उपयोग कर रहा है, तो वो कितना भी उपयोग कर, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज के बाद भी। सनलाइट एंड एयर आर टू एग्जाम्पल्स, जो सूर्य का प्रकाश है और वायु है ये इसके उदाहरण है। जल भी इसके अतिरिक्त एक उदाहरण है। देयर इज अ नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इन नेचर, प्रकृति में इनकी जो सप्लाई है वो कभी खत्म नहीं होगी, नेवर एंडिंग सप्लाई बोला गया है ना। तो क्योंकि प्रचुरता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। The inexhaustible natural resources can be used again and again, they last forever. इनका उपयोग बार बार किया जाता है और ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये थे आपके अक्षय प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट टाइप है आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में ही आता है, यानी ये भी प्रकृति से ही मिलेंगे हमें, लेकिन इसके नाम में ही है एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट यानी कि जो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हम कंप्लीटली यूज कर लेंगे। तो जब भी कंप्लीटली यूज कर लेंगे किसी चीज को, पूर्ण रूप से उपयोग कर लेंगे, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो सीमित मात्रा में, यानी लिमिटेड क्वांटिटी में आपका प्रेजेंट है हमारे नेचर में, तो उनको कहा जा रहा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। हिंदी में इन्हें कहा जाता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। चलिए, सो द टर्म एग्जॉस्टिबल मीन्स समथिंग विच कैन बी यूज्ड अप कंप्लीटली, सो नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। मैंने क्या बोला, कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके पास 1 लीटर पानी है पर आप उसका ड्रॉप वाइज यूज कर रहे हो, ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप करके एक एक बूंद आप उसकी यूज करते हो, तो वो 1 लीटर ड्रॉप के अगर बेसिस पर देखें तो वो बहुत ज्यादा है। 1 लीटर में कितनी सारी बूंदें होंगी, है ना, तो आप एक बूंद उसका यूज कर रहे हो। या सपोज आपके पास 500 या 1000 लीटर का टैंक है, वो पानी से भरा हुआ है, आप उसके सिर्फ एक बूंद यूज करते हो, उपयोग में लाते हो। अब रोज आप एक एक बूंदे उपयोग में ला रहे हो, लेकिन उसमें तो कई, कितनी सारी मिलियंस और बिलियंस में ऐसी ड्रॉप्स होंगी वाटर, है ना। लेकिन सीमित है, चाहे वो 500 लीटर है या फिर 1000 लीटर है। एक समय तो ऐसा आएगा कि ड्रॉप वाइज यूज करने के बाद भी वो पानी समाप्त हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह ये नेचुरल रिसोर्सेज भी ऐसे हैं कि चाहे इनका कितना भी भंडार है, हम कितने ही वर्षों से इनको उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन वो भंडार सीमित है और हम क्या कहते हैं, इनको बनने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है। तो क्योंकि सीमित है मात्रा, तो सीमित होने के कारण एक समय के बाद समाप्त जरूर हो जाए, ठीक है। सो नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। तो इसके पीछे जब हम इनको कंप्लीटली उपयोग में ले आएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। दोज रिसोर्सेज which are present in a limited quantity in nature can be exhausted by human activities are called exhaustible natural resources, ठीक है ना। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो
ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या समझते हो? मनुष्य की जितनी भी गतिविधियां हैं, जिनमें भी वो उसको उपयोग में ला रहा है, उन सारी एक्टिविटीज के कारण वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसीलिए उनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जा रहा है। एग्जाम्पल्स क्या है? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। मैंने आपको चैप्टर शुरू करते ही बोला कि पेट्रोलियम का मतलब केवल पेट्रोल नहीं है। पेट्रोलियम के अलग अलग कंपोनेंट्स आएंगे। पेट्रोलियम में आपका पेट्रोल तो आएगा ही, इसके अतिरिक्त डीजल भी आएगा, कैरोसिन आएगा, ठीक है ना, अदर ऑयल्स आएंगे आपके। ओके, मिनरल्स, ये भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है, यानी कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत। फॉरेस्ट हो गया, जंगल, है ना, पेड़ों को काटते रहेंगे तो एक समय तो आएगा कि सारे जंगल समाप्त हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ हो गई, वन्य जीव जो भी हैं आपकी, वो भी समाप्त हो जाएंगे एक समय के बाद, अगर उनको किसी भी प्रकार से नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान लगातार होते जा रहा है, यानी कि उनकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है, संख्या जो है वो कम होती जा रही है, तो एक समय के बाद तो सब समाप्त हो जाएगा। तो ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में है ना। अभी आप बोलेंगे मैम जल को हमने इनएग्जॉस्टिबल में क्यों रखा, कि यहाँ तो धूप पड़ी और पानी सारा सूख गया नदी का, तो पानी तो खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, सूख करके भाप बन के चला गया बादलों में, अभी बारिश होगी दोबारा आ जाएगा, है ना। तो वो एनवायरमेंट में किसी ना किसी रूप में प्रेजेंट है आपका। इस तरह से हमने एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, जिसका अर्थ है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। एग्जॉस्टिबल शब्द का अर्थ कुछ ऐसा है जिसे पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है, और जिसे पूरी तरह से उपयोग कर लेंगे उसके पीछे कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कि ये पेन था, इसको मैंने पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया, जब इसका पूरा उपयोग हो गया तो अब कुछ भी नहीं बचा, है ना। वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में मौजूद हैं या उपस्थित हैं और मानवीय गतिविधियों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, वन और वन्यजीव। ओके, तो ये सारे आपके किस में आएंगे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे। ओके, तो सभी को समझ में आ गया होगा ये इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलो, समझ में आ गया प्राकृतिक संसाधन? ठीक है, समझ में आया तो प्रश्न करूंगी मैं, फिर आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो प्राकृतिक संसाधन के संसाधन पढ़ा। कोई भी चीज हमारे पास, ये पेन है, मुझे लिखना है, मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे लिखने की आवश्यकता है, तो मैंने इसका उपयोग किया, तो ये क्या है? संसाधन है ना। फिर हमने बोला संसाधन दो तरह से, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, यानी कि एक नेचुरल और एक मैन मेड। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? मैन मेड, क्योंकि इसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ये प्रकृति में थोड़ी मिल रहा है कि किसी पेड़ पे लगा हुआ है, कहीं जमीन के नीचे है ना, इसको तो बना रहे हैं हम लोग, तो ये मैन मेड में आएगा। दूसरा, मेरे शरीर को श्वसन की आवश्यकता है, सांस लेने की आवश्यकता, मेरे आसपास जो भी वायु है उसमें से ऑक्सीजन को ले रही है ना, तो वायु यहाँ पर किसका काम कर रही है? संसाधन, वो मेरे लिए संसाधन है, ठीक है। मुझे ठंड लग रही है, मैंने वस्त्र पहने हैं, तो वस्त्र मेरे लिए संसाधन है। मुझे भूख लगेगी, मैं कोई फ्रूट खा रही हूँ, तो वो संसाधन है। तो जो भी चीज आवश्यकता की पूर्ति कर रही थी वो संसाधन। फिर हमने बोला आप देखिए कि वो संसाधन प्रकृति से मिला है या फिर आप उसको बनाया गया है मनुष्य के द्वारा। तो अगर बनाया गया है तो वो कृत्रिम संसाधन है, या मानव निर्मित भी आप उसे कह सकते हैं। और अगर प्रकृति से आपको मिल रहा है तो उसको प्राकृतिक संसाधन कहा जाएगा। फिर आपने कहा प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होंगे, एक ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे और एक ऐसे जो समाप्त हो जाएंगे। तो जो कभी समाप्त नहीं होंगे क्योंकि उनकी असीमित मात्रा है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, इस वजह से वो कभी समाप्त नहीं होंगे, इसलिए उनको कहा जा रहा है अक्षय प्राकृतिक संसाधन या इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, देन सेकेंड आपका क्या था? जिनकी लिमिटेड क्वांटिटी है, चूंकि लिमिटेड क्वांटिटी है तो समाप्त हो जाएंगे एक समय के बाद, तो वो होंगे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन या एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, नाउ एक नई टर्म है आपके पास, फॉसिल फ्यूल। अब ये फॉसिल फ्यूल कहाँ से आए? देखो सब हम कोरिलेट करके चल रहे हैं।
यहाँ आया आपके पास कोल और पेट्रोलियम। ये कोयला और पेट्रोलियम कहाँ से आता है? तो ये आता है धरती के नीचे से, है ना। कोयला भी आपका धरती के नीचे से आता है और पेट्रोलियम भी आपका धरती के नीचे से ही आता है। फिर इनको फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जा रहा है? धरती के नीचे से आ रहे हैं लेकिन इनके लिए वर्ड फॉसिल क्यों यूज किया गया? फॉसिल फ्यूल जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना। किस किस से? दो वर्ड से। एक आपका है फॉसिल और दूसरा है आपका फ्यूल। अब फॉसिल क्या है? फॉसिल को हिंदी में कहा जाता है जीवाश्म। क्या कहा जाता है? जीवाश्म। जीवाश्म से क्या समझते हो? जीवाश्म यानी जीवों के अंश हैं, जो रिमेनिंग ऑफ जितने भी आपकी वेजिटेशन है या फिर आपके एनिमल्स हैं, उन सभी का जो भी रिमेन यानी कि जो बाद में रह जाता है, बच जाता है अवशेष, उससे फ्यूल बन रहा है, ईंधन बन रहा है, उसी को फॉसिल फ्यूल कहा जा रहा है। और फ्यूल क्या है? ईंधन क्या है? ईंधन हर वो चीज ईंधन है जो जल रही है और जलने पर लाइट यानी कि प्रकाश, उजाला हो रहा है, और हीट यानी कि ऊष्मा, गर्मी जिसे आप बोल सकते हो, वो मिलती है। तो आपका कागज जलेगा, जल करके उजाला भी होता है, गर्मी भी होती है। लकड़ी जलती है, लकड़ी जल करके आपका उजाला भी होता है और गर्मी भी होती है, तो फ्यूल कहलाएंगे। इसके अलावा फॉसिल कौन कौन से फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल कौन कौन से? जो भी आपका, जो क्या बोला मैंने, जीवों के अंशों से बन रहे हैं। अब जीवों के अंशों से कौन बन रहे हैं? जो धरती के नीचे दब गए हैं किन्हीं भी कारण। अब क्या होता है? होता यह है कि धरती पे बहुत सारे जीव हैं, पेड़ भी हैं और जानवर भी हैं आपका। कोई पेड़ या कोई जानवर किसी भी कारणवश मर जाता है और मर के क्या होता है? धरती की सतह पर गिर जाता है। धरती की सतह पर गिरने के बाद क्या होगा? बाढ़ आई, बारिश आई, धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ती चली गई, है ना। कई लाखों वर्षों बीत गए उसको दबे हुए, तो उसका क्या होगा? धीरे धीरे अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है ना बॉडी का, किसी भी बॉडी का। जैसे सपोज कोई एनिमल था, कोई जानवर था, वो मर गया, अब मर के वो धरती की सतह के नीचे चला गया, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स आ गई कई सारी। तो वो जो जानवर था, पहले उसकी जो स्किन होगी वो डिकम्पोज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। धीरे धीरे उसके इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, वो डिकम्पोज होना शुरू करेंगे। बोन्स, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगी। लास्ट में जो बचेगा उसको फॉसिल कहा जाएगा, जो भी उसका अंश बचेगा। सेम पेड़ों में होगा, पेड़ गिरा, पत्तियां झड़ेंगी, बाहर की जो उसकी हार्ड वाली कॉक वाली सरफेस होती है वो झड़ेगी, उसके अंदर का जो पार्ट होगा धीरे धीरे वो डिकम्पोज होना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होना स्टार्ट करेगा। अब लास्ट में जो बच जाएगा, जो अंश बच जाएंगे, उन्हीं को जीवाश्म या फॉसिल कहा जाएगा। ठीक है। और अब उस फॉसिल से फ्यूल का निर्माण होगा, तो उसी को फॉसिल फ्यूल कहा जाए। तो क्या समझे? यानी मृत जीवों से, पेड़ या जो आपका जानवर था वो मर गया था ना, तो मृत जीवों से, उन जीवों से जब फॉसिल, जब किसी फ्यूल का निर्माण हो रहा है, तो उसी को फॉसिल फ्यूल कहा जाए। ओके, सो फॉसिल मीन्स रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्टेन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। फॉसिल क्या है? जो मरे हुए मृत पेड़ पौधे या जीव, जो जिनको आप कह रहे हो, जीवों में आपके पेड़ पौधे भी आते हैं और जानवर भी आते हैं, ठीक है ना। तो मृत प्राणियों या पादपों के जो भी अवशेष रह जाते हैं, जो लाखों वर्ष पूर्व मर चुके थे, उनके जो भी अवशेष होंगे, उन्हीं को फॉसिल कहा जाएगा। अब फ्यूल क्या है? मटीरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। ऐसी मटीरियल्स, ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जिनको जलाया जाता है टू प्रोड्यूस लाइट एंड हीट, ऊष्मा और आपका प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए जिन्हें जलाया जाता है, उनको फ्यूल कहा जाता है ना। लकड़ी जलाते हैं हम लोग घर में, लकड़ी किस लिए जलाई जाती है? ऊष्मा के लिए, गर्मी के लिए जला रहे हैं, उजाला भी हो रहा है उससे, तो वो फ्यूल है। कई सारे ऑयल्स जलाए जाते हैं, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, या फिर डीजल हो गया, कोयले को जलाया जाता है, नेचुरल गैसेस को जलाया जाता है, तो ये सारे क्या है? फ्यूल्स हैं। अब इनमें से कौन कौन से फॉसिल फ्यूल है? जो मृत जीवों के अवशेषों से बन रहे हैं ना। फॉसिल को पढ़ लिया, फ्यूल को पढ़ लिया, आप दोनों को मिला दो, वो फॉसिल फ्यूल बन जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड बरीड ऑर्गेनिक।
फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल ऐसे फ्यूल हैं जो प्राकृतिक प्रक्रमों के पश्चात, जैसे कि अपघटन हो रहा है, और किसका हो रहा है? मृत जीवों के अपघटन के बाद जो आपकी प्राकृतिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके फलस्वरूप जो फ्यूल बन रहा है उसी को फॉसिल फ्यूल कहा जा रहा है। ठीक है, और ये मृत जीव क्या है? किन्हीं कारणों से धरती की सतह के नीचे दबे हुए हैं। तो क्योंकि वो नीचे दबे हुए हैं तो वहीं नीचे से ही हम क्या निकाल रहे हैं? उस फ्यूल को निकाल रहे हैं। अभी आप पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे इसको तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे 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 करके अपघटन हुआ। पेड़ था, फिर गिरा, फिर उसका क्या हुआ? अपघटन, धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी की लेयर आई, फिर उसका अपघटन हुआ, अपघटन होने के बाद वो फॉसिल बना यानी कि जीवाश्म बना, और जीवाश्म के बाद उसका ईंधन में परिवर्तन हुआ तो उसको जीवाश्मीय ईंधन कहा गया। फिर उसको धरती की सतह से खोद करके बाहर निकाला गया। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? फॉसिल फ्यूल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, जो कि नाम ही है आपका, कोल एंड पेट्रोलियम, ये दोनों ही फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में है। ओके, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़े। चलिए, तो आज के सेशन में क्या पढ़ा हम लोगों ने? आज के सेशन में हमने संसाधन को पढ़ा अच्छे से, जिसमें हमने संसाधन के प्रकार देखे, प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को दो कैटेगरी में आपका डिवाइड किया या क्लासिफाई किया, दो टाइप्स पढ़े उसके। और फॉसिल फ्यूल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया यहाँ पर, जीवाश्म ईंधन। आने वाले सेशन में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और आज के सेशन में जीआईसी ग्वार के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।